बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर ADPIT फोर्थ सेमेस्टर के लिए है और उनका कोर्स है IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक है प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। आज हम इसको देखेंगे। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट includes the processes necessary to purchase or acquire products, services or results needed from outside the project team। जी, इसमें वो सारे प्रोसेसेस जो बहुत ज़रूरी हैं प्रोडक्ट्स को अचीव करने के लिए, उनको परचेज़ करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, गेट करने के लिए, सर्विसेज को या रिज़ल्ट्स को फ्रॉम आउटसाइड द प्रोजेक्ट टीम। एक प्रोजेक्ट टीम है, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसकी टीम के पास नहीं होती। उसको आउटसाइड द टीम ख़रीदना पड़ती हैं, परचेज़ करना पड़ती हैं, एक्वायर करना पड़ती हैं। तो उसके लिए जो भी प्रोसेस होगा वो प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में है। ठीक है। The organization can be either the buyer or seller of the product, services or results of a project। Results मतलब उस प्रोजेक्ट का आउटकम या उसका डाटा या इंफॉर्मेशन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन बायर भी हो सकती है और सेलर भी हो सकती है, उसको बेचने वाली उन प्रोडक्ट, सर्विसेज और रिजल्ट्स को या उनको ख़रीदने वाली। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में आपके पास ये इस प्रोसेस में ये 4 स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, कंडक्ट प्रोक्योरमेंट्स, कंट्रोल प्रोक्योरमेंट्स एंड क्लोज प्रोक्योरमेंट्स। ठीक है जी। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का प्लान किया जाता है जिसमें आपने डिसीजंस लेने हैं कि आपने आउटसाइड द प्रोजेक्ट टीम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स और कौन कौन सी सर्विसेज आपने लेनी हैं और उनकी कौन सी अप्रोच होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी और उसके जो प्रोवाइडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी निशानदेही करनी है। द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट डिसीजंस। सबसे अहम बात ये कि जब आप प्लान कर रहे होंगे तो साथ आपने उस प्लान को डॉक्यूमेंट करना है, उसको राइट करते जाना है। प्रोजेक्ट के प्रोक्योरमेंट डिसीजंस कि आप अब कंपनी के बाहर से कुछ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाह रहे हैं। स्पेसिफाइंग द अप्रोच, आपकी अप्रोच क्या है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, किस किस क्वालिटी की, किस किस क्वांटिटी की होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपने स्पेसिफाई करनी है। एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सेलर्स, और उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए कौन कौन से सेलर्स आपके पास मौजूद हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है जो कि पोटेंशियल सेलर्स होने चाहिए। कंडक्ट प्रोक्योरमेंट्स। अब क्या होगा, आपने ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर लिया, आपने फाइनल डिसीजन भी कर लिया, आपने अप्रोच स्पेसिफाई कर दी, उन सेलर्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है। कंडक्ट प्रोक्योरमेंट्स, उनके साथ प्रोक्योरमेंट्स को कंडक्ट करना है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सेलर्स रिस्पॉन्सेज, के उनके क्या रिस्पॉन्स हैं। सिलेक्टिंग अ सेलर, कौन से सेलर को आपने सेलेक्ट किया कि जिनसे आप प्रोडक्ट और सर्विसेज लेंगे। एंड अवॉर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उनके साथ एक डील कर ली, एक मुआदा कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। कंट्रोल प्रोक्योरमेंट्स, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग प्रोक्योरमेंट रिलेशनशिप्स। अब जब आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो आपने अब उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको मैनेज करना है, मॉनिटर करना है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस
कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो जो सर्विसेज और जो भी बातें, जो भी की पॉइंट्स हैं, क्या उसके मुताबिक सारा काम हो रहा है, सेलर वैसा ही काम कर रहा है, ठीक है। एंड मेकिंग चेंजेस एंड करेक्शंस एज अप्रोप्रिएट। और जहाँ कहीं पे भी आपको लगा कि ये हमें कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना चाहिए, ये करेक्शन करनी चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। मतलब आप उसको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, उसमें जो भी चेंज की ज़रूरत होगी वो भी आप कर सकते हैं। क्लोज प्रोक्योरमेंट्स, अब आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। जो आपने प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस शुरू किया था, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग ईच प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ म्यूचुअली बाइंडिंग एग्रीमेंट, कि जिसमें दोनों फ्री की रजामंदी, उनकी विलिंगनेस, ठीक है, वो दोनों मिल के एक एग्रीमेंट बनाती हैं। दोनों फ्री को, दोनों पार्टीज मिल के जो एग्रीमेंट बनाती हैं, दैट ऑब्लिगेट्स द सेलर टू प्रोवाइड द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और सर्विस। और जो सेलर है, ठीक है, वो इस बात का पाबंद है कि जो स्पेसिफाई की है प्रोडक्ट और सर्विस उसको प्रोवाइड करे आर रिजल्ट, एंड ऑब्लिगेट्स द बायर टू पे फॉर इट। और जो बायर है, जो ख़रीदने वाला है, वो इस बात का पाबंद है, इस बात का ज़िम्मेदार है कि वो पे करे, ठीक है। एग्रीमेंट्स क्या होंगे? एनी डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेशन, या मतलब अब ये कहा जाता है कि जब भी आपका किसी के साथ कोई मुआहदा होता है तो उसको लिख लिया करें, या कम्युनिकेशन जो भी है वो कॉल रिकॉर्ड्स के ज़रिए है या ईमेल्स के ज़रिए है। दैट डिफाइंस द इनिशियल इंटेंशंस ऑफ अ प्रोजेक्ट, कि आपके प्रोजेक्ट की जो इनिशियल इंटेंशंस हैं, क्या क्या आपको चाहिए, वो डिफ़ाइन करे। दिस कैन टेक द फॉर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल भी हो सकती है, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ये एग्रीमेंट्स, लेटर्स ऑफ एग्रीमेंट्स, वर्बल एग्रीमेंट्स, ईमेल, मतलब एग्रीमेंट के लेटर हैं, या ज़ुबानी आपके कलामी आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है या ईमेल की है, मतलब किसी भी फॉर्म में उस चीज़ का महफूज होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट्स आप कर लेते हैं। मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं जी, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे एक टर्म है सोल या सिंगल सोर्स। जब भी कंपनी किसी भी कंपटीशन के बगैर मार्केट में आए तो उसको सोल या सिंगल सोर्स कहा जाएगा। डेजिग्नेटिंग अ कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट कंपटीशन टू बी द सोल सप्लायर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, तो उस प्रोडक्ट और सर्विस का वो अकेला वाहिद सप्लायर होगा। अब हम देखते हैं जी मोनोपोली में क्या होता है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, और ओलिगोपोली और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स आपके पास ज़्यादा होती हैं, और टाइप ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिकल हैं, सेम होंगी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब हम जैसे कहते हैं कि ये एक मार्केट है जो कि राइस की मार्केट है, ठीक है, वो उसको कहते हैं परफेक्ट कम्बिनेशन, कि राइस के सप्लायर्स आ जाएंगे और वहाँ पे अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल है। ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। एज ऑफ एंट्री हाई, मतलब वहाँ पे जाना आसान है। जब परफेक्ट कंपटीशन में आपको एंट्री पे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपको दूसरे मसाइल होंगे कि कंपटीशन बहुत टफ़ होगा, क्योंकि आप जैसी बहुत सी प्रोडक्ट्स लेके लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ जैसे चावल है, वीट गंदम है, या एप्पल्स हैं, ठीक है, ये आइडेंटिकल ही होती हैं इस तरह की मार्केट्स। उसके बाद है मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, ठीक है, ये कहीं तक मतलब आप कहते हैं कि किसी की इजारादारी भी हो सकती है।
मैनी फर्म्स होंगी, इसमें टाइप ऑफ प्रोडक्ट मुख्तलिफ हो सकती हैं। डिफ्रेंशिएट, एज ऑफ एंट्री हाई है, आसानी से एंट्री कोई भी कंपनी आ सकती है। एग्जांपल्स हैं सेलिंग डीवीडीज, रेस्टोरेंट्स एंड डिफरेंट जो क्लॉथिंग हैं या फर्नीचर की हैं कंपनीज एंड सो ऑन। ओलिगोपोली, नंबर ऑफ फर्म्स इसमें कम होती हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिकल और डिफ्रेंशिएट, सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। और एज ऑफ एंट्री इसमें लो है, ठीक है, कि कम इसमें फर्म्स हैं तो वो मुश्किल से ही आपको आने देती हैं मार्केट में। एग्ज़ाम्पल्स हैं इसकी कि कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स है, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स है, इनमें थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट में इन सारी कंपनीज़ को आना, ठीक है। किसी हद तक ये कम इजारादारी है, मोनोपोली जो है वो ज़्यादा इजारादारी है, जिसमें नंबर ऑफ़ फर्म सिर्फ एक हैं और प्रोडक्ट भी यूनिक है और नई जो फर्म्स हैं उनको नहीं आने दिया जाता, एंट्री ब्लॉक्ड है, फर्स्ट क्लास मेल डिलीवरी या टैप वाटर, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब सेलर क्या होता है? अब प्रोवाइडर और सप्लायर, कि जिसने प्रोवाइड करना है या सप्लाई करना है ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज आर रिजल्ट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मुहैया करने वाला प्रोडक्ट सर्विसेज या रिजल्ट्स या उसको सप्लाई करने वाले को सेलर कहते हैं। बायर क्या है? द एक्वायरर ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्वायर जो होगा जो कि उसने उसको गेट करना है, ख़रीदना है, परचेज़ करना है, एक्वायर करना है, हासिल करना है सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को या गुड्स को फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आपके पास है प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में क्या होगा जी, वो हम पीछे भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। Plan procurement management is the process of documenting project procurement decisions, specifying the approach and identifying potential sellers। कि आपने फ़ैसला कर लिया है कि आपने आउटसाइड दी टीम जो है कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ सर्विसेज को परचेज़ करना है, उसको ख़रीदना है, ठीक है, आपने अप्रोच स्पेसिफाई कर दी और कौन कौन से पोटेंशियल सेलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में ये कुछ इनपुट्स हैं जो कि 9 इनपुट्स हैं, फिर उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, 4 टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। देन आपके पास आउटपुट्स में क्या आ जाएगा? प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान आ जाएगा, प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स, source selection criteria, make or buy decisions, change requests and project documents updates। अच्छा जी, अब हम इसके इनपुट्स देखते हैं और इनपुट्स में ये लास्ट वाला पॉइंट जो है इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का तो आपको पता है, जो आपने शुरू दिन से प्लान किया था अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उसमें आपने अपने प्रोजेक्ट का स्कोप डिफ़ाइन किया था, आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, आपको कौन सी फाइनल प्रोडक्ट आपने अचीव करनी है। फिर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके कस्टमर्स की, आपके क्लाइंट्स की, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में क्या क्या मेन थिंग्स होनी चाहिए, उसके क्या फंक्शनल पॉइंट्स हैं। रिस्क रजिस्टर भी आपने यहाँ पे साथ साथ मेंटेन करना है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स है, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए वो यहाँ पे होंगे। प्रोजेक्ट का स्केड्यूल, उसकी टाइम, उसकी ड्यूरेशन के कौन सी एक्टिविटी कितने वीक्स में कितने टाइम में कंप्लीट होगी। एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट्स के किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितनी लागत जो है वो आएगी। स्टेक होल्डर रजिस्टर के आपकी प्रोजेक्ट
टीम में कौन कौन से पीपल हैं जो इसमें आ रहे हैं, उसमें मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर भी और एम्प्लॉयज़ भी, टीम और मतलब विद इन टीम एंड आउटसाइड द टीम, जिन जिन के साथ जो है जो कि अफेक्ट हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट में शामिल हैं वो आ जाएंगे। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, कि ये मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है या मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेके आना चाह रहे हैं। उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस पे असरअंदाज होंगे। द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विल इन्फ्लुएंस दिस प्रोसेस। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट्स टाइप्स आर फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉस्ट रीइम्बर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिक्स्ड प्राइस, कॉस्ट रीइम्बर्सेबल, टाइम एंड मटेरियल। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम पहले पढ़ते हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कोई फ़ी सेट कर ली जाती है, ये देखे बगैर के जो सेलर है उसको कितनी एफ़र्ट और कितनी कॉस्ट लग रही है। आप सिर्फ कहते हैं कि जी इतना काम मुझे चाहिए, ठीक है, इतने काम के मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूँगी। आप स्कोप ऑफ वर्क डिफ़ाइन कर लेते हैं कि मुझे आज ये वाला काम चाहिए, तो तुम्हारी कितनी कॉस्ट आती है, कितनी एफ़र्ट आती है, मुझे नहीं पता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं मैंने एक कमरा बनवाना है, ठीक है, मुझे एक कमरा बना हुआ चाहिए, उसके ये पैसे हैं, ये मैं आपको दे दूँगी। अब आपको नहीं पता कि वो मटेरियल में कितने पैसे लगे हैं या कितने दिन लगे हैं, उसकी कितनी एफ़र्ट आई है, कितनी लागत आई है। बस आपने जो एक अमाउंट सेट कर ली है उतनी आपने पे करनी है। An agreement that sets the fee that will be paid for a designed scope of work। इतना काम मुझे आपने देना है, स्कोप ऑफ वर्क आप डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसके मुताबिक वो जो फ़ी आपने सेट की है वो पे कर देंगे, रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट और एफर्ट टू द डिलीवर इट। ये देखे बगैर कि कितनी कॉस्ट और ये कंसर्न किए बगैर कितनी कॉस्ट और एफर्ट जो है वो लगी है उसको डिलीवर करने के लिए। अब फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स की आगे से टाइप हैं, फर्म फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड प्राइस इंसेंटिव फी कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स्ड प्राइस विद इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम देखेंगे फर्म फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। A type of fixed price contract where the buyer pays the seller as a set amount as defined by the contract regardless of the seller's cost, जो हमने पीछे भी देखा था। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कि एक अमाउंट सेट कर ली जाती है, बायर जो है वो उतनी सेलर को पे कर देता है, ये देखे बगैर कि सेलर के कितनी लागत आई है। उसके बाद है फिक्स्ड प्राइस इंसेंटिव फी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये है कि सेलर को एक अमाउंट जो सेट की हुई है बायर वो पे करता है और उसके साथ एक एडिशनल अमाउंट भी देता है अगर उसके मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने वो काम किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको कहा कि जी मुझे ये एक रूम चाहिए, ठीक है, इस हालत में रूम चाहिए। जब आप देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छा रूम बनाया हुआ है, तो आपने जो एक फ़ी सेट की होती है उससे ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं जो कि इंसेंटिव फ़ी में आएगा। A type of contract where the buyer pays the seller a set amount as defined by the contract and the seller can earn an additional amount। वो additional amount भी earn कर सकता है if the seller meets defined performance criteria। अगर वो कहता है कि अच्छा जी ये इसकी शेप है, इसको इस तरह का ही होना चाहिए, तो अगर उसकी वो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को मीट कर लेता है तो फिर वो एडिशनल अमाउंट भी अर्न कर सकता है। उसके बाद है फिक्स्ड प्राइस विद इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें ये होता है कि आप किसी के साथ आप किसी को कहते हैं या वो जो सेलर है वो आपको कहता है कि अगर इस चीज़ की कीमत
कम हुई तो मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, ठीक है। अगर इस चीज़ की कीमत ज़्यादा हुई तो मैं आपसे इतने पैसे लूँगा। मतलब वो आप कुछ फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड कर लेते हैं, उनके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पे। A fixed price contract but with a special provision allowing for predefined final adjustments to the contract price due to changed condition, ठीक है। फाइनल जो एडजस्टमेंट है वो पहले से डिफाइन होगी, लेकिन वो चेंज कंडीशंस की वजह से, सच एज इन्फ्लेशन चेंजेस, ठीक है। अगर कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं और कॉस्ट इंक्रीजेज या कॉस्ट बढ़ जाती है या डिक्रीजेज हो जाती है फॉर स्पेसिफिक कमोडिटीज़, ठीक है, उसके मुताबिक फिर आप उसको, उसकी प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है उसके मुताबिक उसको एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट रीइम्बर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, a type of contract involving payment to the sellers for the seller's actual cost plus a fee typically representing seller's profit, ठीक है। इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में आप जो पेमेंट करते हो वो एक तो सेलर की जो एक्चुअल कॉस्ट है, जितने उसकी लागत लगी है, साथ आप एक उसका प्रॉफिट का मार्जिन रख लेते हैं कि ये इतना सा प्रॉफिट है तुम्हारा, ये साथ में देंगे, प्लस वो दोनों चीज़ें कर लेंगे। जितनी सेलर की लागत लगी है कि जी, जैसे आप कहते हैं कोई पेंट वाला है तो वो कहता है जी पेंट के इतने पैसे लगे हुए हैं, रूम को जो मैंने पेंट किया है, और इतनी मेरी मजदूरी है, इतना मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। Cost reimbursable contracts often include incentive clauses where if the seller meets or exceeds selected project activities, ठीक है, उसको इंसेंटिव भी मिल जाते हैं अगर वो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को उससे बढ़ जाता है या उनको मीट कर लेता है, सच एज स्केजुअल टारगेट्स और टोटल कॉस्ट, ठीक है। जैसे स्केजुअल टारगेट्स के ये इतने दिनों में करना है तो वो कर लेता है, या जो उसकी कॉस्ट है वो कम हो जाती है तो फिर उसको इंसेंटिव भी मिलेगा, उसको बोनस भी मिलेगा। देन द सेलर रिसीव्स फ्रॉम द बायर एन इंसेंटिव और बोनस पेमेंट, फिर सेलर बायर से इंसेंटिव और बोनस भी लेगा। अब इसमें कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पे कॉस्ट रीइम्बर्सेबल में कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फीस, कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फ़ी, कॉस्ट प्लस एफर्ट फ़ी। ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे।